बेटे ये हमारी बुक में टी.एस. ग्रेवाल के अंदर चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4। बेटे सारे बच्चे पहले चुपचाप सुनेंगे। जब मैं कहूंगा डाउट के लिए तब आप मुझसे डाउट पूछेंगे। पहले आप आराम से सुन ले सारी बातों को, ठीक है? बेटे अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने आप लोगों को करवा दी है। अभी हम उसकी और प्रैक्टिस करते रहेंगे, लेकिन हमने मैक्सिमम क्वेश्चन टी.एस. ग्रेवाल के कवर कर लिए हैं। मैंने आपको वहां पे लॉन्ग क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं। बेटे ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवा दिए थे। आज हम लोग एक छोटा सा चैप्टर पढ़ेंगे बेटे। चैप्टर नंबर 4 है टी.एस. ग्रेवाल के अंदर। बेटे चैप्टर का नाम है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। देखो बेटे, हमारे पास ना अकाउंटिंग करने के दो बेसिस हैं। बेटे एक है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेटे एक होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और दूसरा होता है बेटे एक्युरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेटे बच्चे ना बिना आवाज करे इसको नोट कर ले एक बार। बच्चे बिना आवाज करे इसको नोट कर ले। जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक आप नहीं बोलेंगे बेटे। आप इसको नोट करते रहें साथ साथ। बच्चों ने यहाँ तक लिख लिया। अब हम आगे की बात करते हैं। देखो बेटे, हमारे पास दो तरह के बेसिस हैं अकाउंटिंग के लिए। एक होता है बेटे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक होता है बेटा एक्युरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेटे दोनों में क्या फर्क होता है आप जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। बेटे जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है ना, ये वो अकाउंटिंग है बेटे जहां पर हम लोग जहां पे हम लोग सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो बेटा कैश की फॉर्म में होती हैं। कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं, यानी बिजनेस के अंदर होने वाली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को हम यहाँ पर इग्नोर कर देते हैं। बेटे हम यहाँ पर सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो कैश की फॉर्म में होती हैं या जो कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं। ठीक है सर। एक और बात बेटे, ये अकाउंटिंग
वो बिजनेसमैन अडॉप्ट कर लेते हैं बेटे जहाँ पे मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस कैश बेसिस में होती है। बेटे कैश बेसिस में होती है। ठीक है, ठीक है सर। बेटे अगर हम लोग एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो ये वो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, ये वो अकाउंटिंग है जहां पर बेटे हम लोग ट्रांजैक्शन चाहे कैश की फॉर्म में हो, चाहे बेटे क्रेडिट की फॉर्म में हो, चाहे वो कैश ट्रांजैक्शन हो, चाहे बेटे वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। हम बेटे उसको रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे देखो बेटे, मान लो ये रामलाल है। बेटे रामलाल क्या करता है, रामलाल के पास जब भी कभी कोई कैश रिसीव्ड होता है, रामलाल के पास जब भी कभी कोई कैश रिसीव्ड होता है बेटे ये उसको प्लस कर लेता है। रामलाल के पास से जब भी कभी कोई कैश की पेमेंट होती है बेटे कभी भी कोई कैश की पेमेंट होती है रामलाल इसको माइनस कर लेता है। यानी सर बहुत आसान सा तरीका हो गया, कैश मिला तो प्लस कर लिया, कैश की पेमेंट हुई तो हमने उसको अपने पास से माइनस कर लिया। हाँ बेटे, जैसे आप समझो रामलाल के पास उसकी शॉप में एक बैलेंस है 10,000 रुपए का कैश में। बेटे जैसे ही रामलाल के पास कुछ पैसा आया, मान लो कैश इनफ्लो हुआ, मान लो 20,000 रुपये, उसने प्लस कर दिया। रामलाल के पास से कुछ पैसा गया, मान लो कैश आउटफ्लो 5,000, तो उसने माइनस कर दिया। 10 और 20 30, 30 माइनस 5 20, ये उसका बैलेंस है। बेटे रामलाल कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में इग्नोर करता जाएगा क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को। जो उधार वाली ट्रांजैक्शंस होती हैं बेटे क्रेडिट ट्रांजैक्शन, वो इसको इग्नोर करता जाएगा। ठीक है सर। बेटे एक्रुअल बेसिस में क्या है, ध्यान से देखो। बेटे ये है मोहनलाल, ये भी बिजनेस कर रहा है। बेटे मोहनलाल सिर्फ इस बात पर ध्यान देता है कि उसके बिजनेस में कौन सी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। जैसे ही उसके बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होती है बेटे वो उसको रिकॉर्ड कर लेता है। बेटे वो उसको रिकॉर्ड कर लेता है। वो ये भी देखता रहता है कि वो ट्रांजैक्शन कैश में हुई है या क्रेडिट पर हुई है। बेटा वो किसी भी फॉर्म की ट्रांजैक्शन हो, रामलाल उसको रिकॉर्ड करता रहता है। यानी वो किसी भी ट्रांजैक्शन को इग्नोर नहीं करता बेटे, वो सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। बेटे अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोग पढ़कर आए, वहां पे आपने दो तीन टर्म्स भी सीखी थी। आपने वहां पे सीखी थी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कि वो एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट पेड, एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट पेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं।
तो बेटे एक्युरल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग में सारी एडजस्टमेंट्स को देखा जाता है, जैसे हम लोग कर आए थे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को कैपिटल में से माइनस कर दिया था और लाइबिलिटी में शो कर दिया था। तो बेटे हमारे पास कोई भी एडजस्टमेंट होगी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की हो, चाहे वो प्रीपेड एक्सपेंस की हो कि एक्सपेंसेस विच आर पेड इन एडवांस, बेटे हम इसको भी रिकॉर्ड करेंगे। कोई एक्युरल इनकम है जिसको अक्रूड इनकम कहा जाता है, बेटे हम उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। यानी सर किसी भी तरीके की एडजस्टमेंट होगी हम उसको यहाँ पर रिकॉर्ड करते जाएंगे। हाँ बेटा हम उसको रिकॉर्ड करते जाएंगे। बेटे आपको इस बात को भी ध्यान रखना है कि एक्युरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को हम लोग कंप्लीट अकाउंटिंग कहते हैं। बेटे ये बिल्कुल कंप्लीट अकाउंटिंग है, यहाँ हम किसी भी ट्रांजैक्शन को इग्नोर नहीं करेंगे। बेटे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को हम लोग इनकम्प्लीट अकाउंटिंग कहते हैं। अब बेटे इन दोनों वर्ड से ना मैं दो बातें यहाँ पर प्रूव करूंगा आपको, बस इसलिए मैंने ये दो वर्ड्स यहाँ लिखवाए। अगर हम लोग कहते हैं कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इनकम्प्लीट अकाउंटिंग है, तो बेटे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ये फिर ज़्यादा रिलायबल नहीं होगी। बेटे ज़्यादा रिलायबल नहीं होती, नॉट रिलायबल। बेटे अगर हमने इसको कंप्लीट अकाउंटिंग बोला है तो ये रिलायबल है। बेटे ये अगर रिलायबल नहीं है तो डज नॉट शो ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस। अगर वो रिलायबल ही नहीं है तो ये सही प्रॉफिट लॉस नहीं बता सकती। बेटे ये अगर रिलायबल है तो डज शो ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस। जी सर। तो बेटे ये जो पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे समझाए, जो मैंने इसका कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझाया है, मैं ना इसको आपको नोट्स में से भी पढ़ा रहा हूँ। आपने क्या करना है, आपने अभी तक सारा कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा। बेटे मैं इसको आपको नोट्स में से भी समझा देता हूँ। आपने अभी इसको नोट्स में से भी देखना है, मैं एक एक पॉइंट को नोट्स में से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 4 है हमारा, जो हम लोग कर रहे हैं और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, एग्जाम में ये आते ही आता है। सिर्फ यही एक क्वेश्चन यहाँ पर है हमारे पास पूरे चैप्टर में, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में, कि दो तरह की बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है हमारे पास, एक कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है और एक एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है बेटे, मैं अभी इसको आपको नोट्स में से समझा रहा हूँ, आप देखते रहिए। परी आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा नोट्स वाली? यस सर। ठीक है बेटा, आप ध्यान से देखेंगे बच्चे। बेटे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 4, डिफरेंस बिटवीन एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। पहला पॉइंट हमने बेसिस में लिखा, एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेटे फर्स्ट बेसिस है रीडिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। एक्रुअल बेसिस की बात करते हैं, बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। यहाँ पे देखो, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। बेटे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, और एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है। बेटे एक्रुअल बेसिस में देखो, इनकम इट इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अर्नड वेदर रिसीव्ड और नॉट। जैसे हमने बिजनेस में कोई इनकम अर्न कर ली है, जैसे हमने इनकम अर्न कर ली है बेटे, जैसे हमारे को लगा कि हमने कोई ऐसी ट्रांजैक्शन कर दी है कि जहां पर हमारी इनकम अर्न हो गई है, हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। बेटे फॉर एग्जांपल जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और आप लोगों से फीस ले रहा हूँ, अभी मैंने जबकि फीस किसी से ली नहीं है, यानी मेरे को ये पता है कि मैंने अगर आपको लास्ट 1 मंथ से पढ़ाना शुरू कर दिया है तो इसका मतलब मेरी फीस ड्यू हो चुकी है, वो तो मेरे को कभी ही मिल जाएगी। मैंने अपनी बुक्स में आपका नाम लिखकर फीस ड्यू कर दिया है कि जैसे ही मैं आपसे मिलूंगा मैं आपसे फीस रिकवर कर लूंगा।
लेकिन बेटे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या है, इनकम को हम रिकॉर्ड कब करेंगे? इट इज रिकॉर्डेड व्हेन कैश हैज बीन रिसीव्ड। जब तक मेरे को कैश नहीं मिलेगा मैं उसको रिसीव नहीं करूंगा, जब तक मैं उसको प्लस नहीं करूंगा। मैंने आपको दिखाया था ना बैलेंस 10,000 प्लस 20,000, यानी जब मेरे पास कैश आएगा, जब मेरे पास कैश आएगा बेटे मैं तभी उसको प्लस करूंगा, वरना मैं उसको प्लस नहीं करूंगा। बेटा बिल्कुल सेम मैनर में यहाँ पर एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर दिया जाता है व्हेन इट इज इनकर्ड वेदर पेड और नॉट। जैसे ही आपका एक्सपेंस हो जाएगा आप उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, चाहे आपने उसको भी पे किया हो या आपने उसको पे नहीं किया हो। आपके पास जैसे ही एक्सपेंस हो जाएगा आप उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, चाहे आपने उसको पे किया हो या ना किया हो। लेकिन कैश बेसिस में क्या होगा बेटा, इट इज रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज पेड। हम इसको तभी रिकॉर्ड करेंगे बेटे जब कैश पे हो जाएगा। तो यहाँ पे आप तभी कैश माइनस कर सकते हैं जब आपने पे किया हो, आप तभी कैश प्लस कर सकते हैं जब आपने कैश रिसीव किया हो। ठीक है बेटे, यहाँ देखो बेटे ये सारे एडजस्टमेंट्स, प्रीपेड की एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट, अक्रूड इनकम की एडजस्टमेंट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की एडजस्टमेंट, बेटे ये सारी एडजस्टमेंट्स एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में तो शो होती हैं, लेकिन बेटे ये सारी की सारी एडजस्टमेंट्स कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में शो नहीं होती, क्योंकि वहां पर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होती नहीं, वहां तो होती ही सारी कैश ट्रांजैक्शंस हैं। तो जब वहां पर सारी कैश ट्रांजैक्शंस होंगी तो हम इन एडजस्टमेंट्स को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, हम इन एडजस्टमेंट्स को रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। बेटे नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल एंड रेवेन्यू। बेटे याद करो चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल वाली। तो यहाँ पर देखो क्या है, चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, बेटे आपको उनको डिफरेंस आपको अच्छे से पता है और आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारी एसेट्स में आ जाएंगी बेटे, आपने लैंड एंड बिल्डिंग खरीद ली, फर्नीचर खरीद लिया, प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली, सब एसेट्स में आएगा। रिवेन्यू मतलब डे टू डे एक्सपेंस जो आपके होते हैं, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वेजेस, वो सारे प्रॉफिट एंड लॉस में। बेटे यहाँ पे ना कोई भी डिफरेंस हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन लोगों को अकाउंटिंग पता ही नहीं, ये तो सिर्फ कैश बेसिस पे चल रहे हैं। इनको कोई मतलब ही नहीं कि वो कैपिटल खर्चा है या रिवेन्यू खर्चा है, ये तो सारी चीजों को एक साथ बुक्स में लिखते रहते हैं, एक साथ नोटबुक में लिखते रहते हैं। लेकिन वो कैपिटल है या रिवेन्यू है बेटा, ये सिर्फ कहाँ मैटर करता है, ये मैटर करता है सिर्फ एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है सर, आगे की बात देखेंगे बेटे। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4 देखो बेटा। पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने अभी आपको बताया था बेटे कि जो एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है बेटे, वो करेक्ट प्रॉफिट और लॉस हम लोगों को बताएगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों रिकॉर्ड की जाती हैं, कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, और कैपिटल रेवेन्यू का डिफरेंस भी लिया जाता है। Correct profit or loss is ascertained because it records both cash and credit transactions and also it distinguish between capital and revenue items. यहाँ देखो बेटे, correct profit or loss is not ascertained because it records only cash transactions and also it does not distinguish between capital and revenue items. यहाँ पे बेटे correct profit and loss हम लोग नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सारी transactions को record नहीं करते। यहाँ पर हम कैपिटल और रेवेन्यू को भी डिफरेंस में नहीं लेकर आते, कैपिटल रेवेन्यू आइटम्स को हम यहाँ पर डिस्टिंग्विश नहीं करते, हम सबको एक ही मान के चलते रहते हैं, हम उनको अलग अलग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। ठीक है सर। बेटा नेक्स्ट पॉइंट, टेक्निकल नॉलेज। बेटे आप खुद सोचो, एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग तो सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रही है, सारी एडजस्टमेंट्स रिकॉर्ड कर रही है, तो आपको यहाँ पर टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। बेटे the accurate basis of accounting requires technical knowledge as it many adjustments like prepaid, outstanding, capital, revenue are required to be made. यहाँ पर आपको सारी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, इसलिए आपको यहाँ पर टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है। बेटे यहाँ पर नहीं है, कैश बेसिस में हमें टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वहां तो हमें सिर्फ एक चीज पता है, कैश आया तो प्लस कर लेंगे और कैश गया हमारे पास से आउटफ्लो हुआ तो हम उसको माइनस कर लेंगे। बेटे नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारे पास, लीगल पोजीशन। इसमें थोड़ा सा चेंज हम करेंगे बेटे। एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को इंडिया में रिकॉग्नाइज किया हुआ है कंपनी एक्ट, बेटे में 1956 नहीं रहा, यहाँ पे आप 2013 कर दो। इंडिया में 2013 में कंपनी एक्ट चेंज हुआ है बेटा। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट रिकॉग्नाइज बेटे, तो इनकम्प्लीट है ना,
इनकम्प्लीट अकाउंटिंग है तो इसको कैसे रिकॉग्नाइज करेगा कंपनी एक्ट? बेटे इसको उसने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, 2013 ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटे, एक्सेप्टेबिलिटी। एक्यूरेट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज मोर एक्सेप्टेबल। बेटे जो अकाउंटिंग ठीक है, टेक्निकली ठीक है, जहाँ पे कोई हमारे को ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस पता लगते हैं, जिसको लॉ ने एक्सेप्ट कर रखा है, जिसको लॉ ने रिकॉग्नाइज कर रखा है, तो हमारे लिए वो ज्यादा एक्सेप्टेबल है बेटे। लेकिन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल इन बिजनेस एज इट डज नॉट रिवील द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये हमें सारी इंफॉर्मेशन नहीं बताती बेटे। रिलायबिलिटी, accrual basis of accounting is more reliable as it records both cash and cash transactions, credit transactions, and thus reveals correct profit or loss besides assets and liabilities. बेटे accrual basis of accounting जहाँ पे सारी transactions को record किया जाता है वो हमारे लिए ज्यादा reliable है, क्योंकि वो हमें करेक्ट प्रॉफिट और लॉस बताएगी। बेटे ये हमारे लिए लेस रिलायबल है। लेस रिलायबल क्यों है बेटे? इसलिए लेस रिलायबल है क्योंकि ये हमारे को डज नॉट रिवील करेक्ट प्रॉफिट और लॉस ऑल्सो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक है सर। बेटे नेक्स्ट पॉइंट, सुटेबिलिटी। बेटे accurate basis of accounting is suitable for business at it requires information that is complex. इट कैन बी मेड अवेलेबल बाय एक्यूरेट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेटे ऐसा बिजनेस जहां पे ट्रांजैक्शन थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं, जहां पे ट्रांजैक्शन ज्यादा होती हैं, जहां क्रेडिट और कैश ट्रांजैक्शन ज्यादा होंगी, जहां एडजस्टमेंट ज्यादा होंगी प्रीपेड को लेकर, आउटस्टैंडिंग को लेकर, तो बेटे वहां पे तो हमें एक्यूरेट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ही लगाना है। बेटे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वहां पे सुटेबल होती है जहां पे ज्यादा ट्रांजैक्शंस कॉम्प्लेक्स नहीं है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जहां पे कोई ज्यादा प्रीपेड, कमीशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जहां ये सारी बातें बहुत कम होती हैं, जहां कैश का ज्यादा काम होता है। इट इज सुटेबल फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोफेशनल्स सच एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स एक्सेट्रा, सिंस दे रिक्वायर कंपैरेटिवली लेस इंफॉर्मेशन। बेटे इनके पास तो प्रोफेशनल रिसिप्ट आती हैं, और जहां पर प्रोफेशनल रिसिप्ट आती हैं वहां पे ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है बेटे, क्योंकि इनके पास तो सीधा सीधा प्रोफेशनल रिसिप्ट आ रही हैं, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एडजस्टमेंट्स नहीं होती हैं बेटे। ये तो अपनी फीस चार्ज कर लेते हैं अपने क्लाइंट से, तो बेटे यहाँ पे ज्यादा प्रीपेड एडजस्टमेंट्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये ज्यादा नहीं होते हैं, तो यहाँ एडजस्टमेंट्स कम से कम होंगी, इसलिए बेटे यहाँ पे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सुटेबल मान लिया जाता है। ये 9 पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये 9 के 9 पॉइंट्स बच्चों को लर्न करने हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं होगा कि हम आपसे सारे पॉइंट्स पूछेंगे। हम आपको बेटा बेसिस देंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू, प्रॉफिट और लॉस, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल नॉलेज या एक्सेप्टेबिलिटी, आप हमें डिफरेंस करके बताएं किसके बीच में, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस के बीच। बेटे बच्चे पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। दूसरा, आप अपनी बुक्स में से भी देख सकते हैं। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। बेटे आप लोग इसको ना पॉज करके देख सकते हैं, या आपके बुक्स में भी दिया हुआ है।